नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली गाइस एक न्यूज़ आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि आईबीए ने एक प्रपोजल सबमिट किया है गवर्नमेंट और आरबीआई को कि आप एक बैड बैंक का स्टैब्लिशमेंट करें। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कि ये आईबीए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है और ये बैड बैंक क्या होता है, ये अपनी कंट्री को किस तरह से हेल्प करेगा, ये हमारी इकोनॉमी को सुधारने में क्या हेल्प करेगा। और ये जो नाम से हमको लग रहा है कि ये जो बैड बैंक है ये किसी टाइप का बैंक टाइप का है, तो ये बैंकों को क्या बेनिफिट दे सकता है और इसको इस्टेब्लिश करने से क्या बेनिफिट और हमको मिल सकते हैं। तो इसके जो फ़ायदे होंगे और नुकसान होंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रपोज़ल इससे पहले भी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, इसके बारे में भी हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से गाइस, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ ये हमारे चैनल का नाम है, जिसके अंदर आपको इस लेक्चर की सारी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे जो आपको आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप हमें टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ करके हमारा एक चैनल है जिसके अंदर आपको डेली की करंट अफेयर की बुलेटिन्स मिलेगी और उस करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो डेली के क्वेश्चंस है वो आपको मिलते रहेंगे, ताकि जो आपकी नॉलेज है वो गेन होने में, जो इंक्रीज़ होने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ये आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे हम रिसेंट की जो न्यूज़ आती है उसके बारे में डालते हैं और उसकी जो अपडेट्स होती हैं, जो हिडन टेक्निकल नॉलेज होती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कि इसमें यह कहा जा रहा था कि आईबीए सबमिट प्रपोजल ऑन बैड बैंक टू गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो आईबीए है इंस्टीट्यूट, जो ये इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या किया है कि एक बैड बैंक का प्रपोजल रखा है। किसको रखा है? गवर्नमेंट को और आरबीआई को रखा है। और ये प्रपोजल किसने रखा है? ये जो प्रपोजल है वो रिकमेंडेशन किया गया है किसका? एक पैनल है जो पीएनबी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे श्री सुनील मेहता, उन्होंने एक सशक्त करके एक पैनल बनाया था। उन लोग का ये रिकमेंडेशन है कि आप एक बैड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट करो। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि आईबीए है क्या। आईबीए स्टैंड फॉर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन है क्या? ये जो इसका जो काम होता है वो डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथिंग ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये जो इंडियन बैंकिंग है उसका डेवलपमेंट, उसका कोऑर्डिनेशन और उसको जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड कराने का काम होता है आईबीए का। और साथ ही साथ वो देखता है कि जो बैंकिंग सेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आईबीए करता है कि कौन से नए रूल आने चाहिए या रेगुलेशन एक्ट, जो भी रेगुलेशन रिलेटेड जो है उसमें क्या सुधार आना चाहिए, उसके बारे में ये सब प्रपोजल वगैरह ये सब रखता है वो। तो नए नए सिस्टम को अडॉप्ट करना है हमें और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, साथ ही साथ अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड अमॉन्ग द मेंबर्स, जितने भी बैंकिंग मेंबर्स हैं उसके जो सिस्टम है उसको स्टैब्लिशमेंट करना है, उसको जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो नए नए सिस्टम को, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो अब देखते हैं गाइस ये बैड बैंक क्या होता है। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो सेटअप किया जाता है बैड लोन्स को और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, और कहाँ से? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैड लोन और एनपीए को हम अगर बाय करते हैं, कोई बैंक अगर उसको बाय करता है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी का बैड लोन अगर वो बाय करता है तो वो होता है बैड बैंक होता है। ये बैंक इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो बैलेंस शीट है उसको क्लियर कर सके, उसमें कोई बैड लोन्स जैसा, एनपीए जैसा कुछ दिखे ना। इसके बारे में ये प्रपोजल रखा गया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट बाय एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक लोन रखा है, लोन उन्होंने दिया है 10,000 करोड़ का, ठीक है गाइस, 10,000 करोड़ का। किसी भी बैंक के लिए गाइस, किसी भी बैंक के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी चीज़ होती है उसके बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, हमको भी पता है, एसेट्स और लाइबिलिटी, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी होते हैं। तो किसी भी बैंक के लिए एसेट्स जो होते हैं वो उसके लोन्स होते हैं, ठीक है, और जो लाइबिलिटी होती है वो उसकी डिपॉजिट्स होती है और अदर चीज़ें भी होती हैं। तो जो लोन्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं किसी भी बैंक के लिए। लाइबिलिटी इसलिए डिपॉजिट होती है गाइस कि
जिनके भी डिपॉजिट्स हैं, अगर वो चाहें कि उन्हें अपने डिपॉजिट्स वापस चाहिए तो वो किसी भी वक्त आकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो और एसेट्स में लोन क्यों होता है गाइस, कि एक अमाउंट फिक्स होती है जो हम दूसरे को लोन पे देते हैं, हम उनको उधार देते हैं और हम चाहें तो उनसे ले सकते हैं उधार, तो ये हमारी एसेट्स उधार हो जाती हैं। तो किसी भी बैंक का जो एसेट्स होता है गाइस वो दो टाइप के होते हैं, एक गुड एसेट्स होते हैं, एक बैड एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड एसेट्स, मतलब जैसे कि जो पैसे हैं हमने लोन दिए हैं वो हमारे पास वापस आ जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे गुड एसेट्स। और जो बैड एसेट्स होते हैं वो हमारे पैसे हमारे पास वापस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा ने मान लो 10,000 करोड़ के उन्होंने उधार दिए हैं, ठीक है, लोन दे दिए हैं, जिसमें से 7,000 करोड़ वापस आ गए हैं। जो 3,000 करोड़ है वो जो अमाउंट है वो हमारे पास आया नहीं, तो ये जो गाइस हो जाएगा ये हो जाएगा बैड एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे तो हमारे पास आ चुके हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, अब ये 3,000 करोड़ जो है वो उसके एनपीए में दिखेगा कि भाई ये पैसे हमारे पास वापस नहीं आ रहे हैं, तो उससे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैलेंस शीट होती है वो ख़राब होगी। तो गाइस इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि 68,600 करोड़ के जो लोन है वो राइट ऑफ किए गए। इसके लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया था कि जो लोन्स की जो अमाउंट होती है, जो लोन पे नहीं होता, वो राइट ऑफ किया गया था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्लीज़ ये वीडियो को देख लीजिएगा कि राइट ऑफ क्यों किया जाता है, क्योंकि एसेट्स में से निकाला जाता है इसको और बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अब गाइज इसके अंदर जो 3,000 करोड़ का जो उसको लोन है वो बैड एसेट बन चुका है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के एसेट्स में वो चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, अब हमारे पास अगर बैड बैंक होगा तो बैड बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 3,000 करोड़ लेके जाएगा और बोलेगा कि सर ये हमारा एनपीए है, हमारे पास ये पैसा वापस आया नहीं है। तो बैड बैंक इसको 3,000 करोड़ ले लेगा और उसके बदले में अपना कुछ परसेंटेज या कुछ रेशियो, टाइप ऑफ लोन, कि भाई अगर आपने जो लोन दिए हैं वो कैसे लोन दिए, कोलेट्रल अमाउंट रखी है, कोलेट्रल चीज़ें रखी हैं कि नहीं रखी है, कि बिना कोलेट्रल के आपने लोन दे दिए हैं, तो टाइप ऑफ लोन के हिसाब से ये आपको पैसे वापस देगा। मान लो अगर 3,000 करोड़ दिए तो बैड बैंक क्या बोलेगा कि एक काम करिए आप 2,000 करोड़ ले जाइए, इसके बदले में मैं आपको 2,000 करोड़ ही दे सकता हूँ, इसके ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को इसमें क्या बेनिफिट है गाइस, कि जो 3,000 करोड़ जो बिल्कुल नहीं मिलने वाले थे उसकी जगह उनको 2,000 करोड़ मिल जाएंगे, ठीक है। और बैड बैंक को क्या फ़ायदा है, ये जो 3,000 करोड़ है वो उसको रिकवरी मोड पे डालेगा। तो रिकवरी मोड पे डालने पे क्या होता है गाइस, कि हो सकता है इनके पास 2,500 करोड़ आ जाए या पूरे के पूरे 3,000 करोड़ आ जाए, तो पूरा का पूरा इनको बेनिफिट हो जाएगा, बैड बैंक को ये बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें बैड बैंक को भी फ़ायदा है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है गाइस, ये दिखने में तो बहुत इजी लगता है, हमें लगता है कि यार इतना बढ़िया कंसेप्ट है, ये अभी तक क्यों नहीं आया, ये अभी तक आया क्यों नहीं। तो गाइस इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम ये है गाइस कि ज़रूरी नहीं है कि जो बैड बैंक को जो पूरे अमाउंट उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट लिए हैं और वो जो सारे एसेट्स हैं वो पूरे के पूरे रिकवरी हो जाए। हो सकता है वो जो 3,000 करोड़ है वो पूरे के पूरे ना आए, एक भी रुपए ना मिले, या हो सकता है सिर्फ 500 करोड़ ही मिले, ठीक है, हो सकता है सिर्फ 500 करोड़ मिले। इन्होंने तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,000 करोड़ दे दिए ना, हो सकता है इनका 2,000 करोड़ भी रिकवर ना हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ेगा। और इससे एक और चीज़ का फ़ायदा है गाइस, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, अपना जो कोर कंसेप्ट है, जो जिस कंसेप्ट पे बैंक काम करती है, लैंडिंग एंड डिपॉजिट का जो काम है वो बैंक आसानी से करती रहेगी, वो तीसरी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस तरह से बैंक होता है, बैंक अभी लोन देता है गाइस, तो लोन देने के बाद कैसा होता है कि उसको टेंशन होती है कि ये मेरा लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये छोड़ करके वो अपने कोर बिजनेस के ऊपर ध्यान देगा, लैंडिंग एंड डिपॉजिट का काम वो अच्छी तरह से करेगा, बजाय ये चिंता के कि मेरे जो लोन है वो एनपीए हो जाएंगे। इसमें ये फ़ायदा है नॉर्मल बैंक्स को।
और बैड बैंक्स को क्या फ़ायदा है कि हो सकता है जो जितने एनपीए है वो सारे के सारे रिकवर हो जाए, तो जो बेनिफिट हमको मिल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर देखा गया था कि भाई 68,600 करोड़ है, अगर ये बैड बैंक के पास चले जाएंगे, अगर हमारे पास बैड बैंक की अनुमति हमको मिल जाती है और ये लोन जो है वो बैड बैंक के पास चले जाते हैं, तो इसके बदले में मान लो बैंक ने सारे बैंकों को टोटल बांट दिया, 50,000 करोड़ मान लो दे दिया, 68,600 करोड़ में से 50,000 करोड़ सारे बैंकों को दे दिया, और बैड बैंक ने रिकवरी किया और पूरे के पूरे 68,000 या 65,000 आ गए, तो फिर भी 15,000 करोड़ का जो है वो बैड बैंक को फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइज़ ये जो आइडिया है बैड बैंक का, ये जो बैड बैंक का आइडिया है वो सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था यूएस में 1988 में इस बैंक का जिक्र हुआ था कि हमें एक बैड बैंक बनाना चाहिए। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बात पे आते हैं कि इंडिया में कब आया। इंडिया में 2017 जनवरी 2017 में इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में सजेशन रखा गया है कि जब इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जनवरी 2017 में, तो इसके बारे में ये बताया गया था कि इंडिया में भी एक बैड बैंक होना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी करके, पारा करके, इसके बारे में आपने सुना होगा। जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट हैं वो पारा के बारे में इनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ये कुछ नहीं गाइज, ये एक टाइप का बैड बैंक ही है जो सेम वर्क करेगा जैसा हमने पीछे देखा। अब गाइज ये जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के अंदर उन्होंने 2 नामों का सजेशन किया था, प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो 2 कंपनी हैं वो क्या करेंगी, ये जो बैड लोन्स की हैं और जो एनपीए की जो प्रॉब्लम है उस पर वो वर्क करेंगी, उस पर वो काम करेगी। तो देखो गाइस, जिसकी जो मास्टरी होती है वो उसके ऊपर वो काम करेगा। जैसे कि बैड बैंक होगा, उसकी जो मास्टरी होगी, उसका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो लोन रिकवरी में होगा, तो वो उस पर अच्छी तरह से फुल्ली काम कर सकता है। और जो बैंक होगी उसका काम होगा लैंडिंग, डिपॉजिट रिसीव करना या अदर जो सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड कराना। तो अपनी अपनी मास्टरी होती है। तो ये जो बैड बैंक का जो काम होगा, उनकी जो मास्टरी होगी वो लोन्स की रिकवरी का काम होता है। तो वो उनका जो फुल्ली कंसंट्रेशन रहेगा वो लोन को रिकवर करने में रहेगा। तो इसके गाइस एक नुकसान भी है, इसका एक नुकसान भी है गाइस, कि जैसे कि रघुराम राजन ने कहा था, अपनी एक बुक में उन्होंने कहा था कि बैड बैंक्स स्टैब्लिश हमें नहीं करना चाहिए। बैड बैंक्स के हमारे बहुत नुकसान भी है, मॉरल हैज़ार्ड का नुकसान। जैसे कि एग्जांपल फॉर गाइस, एक बैंक ऑफ बड़ौदा को ही मैं लेता हूँ, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को ही लेता हूँ मैं। अब उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोल दिया कि आपको सेल करना है, आपको लोन्स प्रोवाइड करनी है, अब लिक्विडिटी आपको बढ़ानी है, आपको लोन्स प्रोवाइड करनी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज़ को ऐसा हो जाएगा कि उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट लोन पास करने जाएंगे कि भाई बैड बैंक्स तो है ना, एक काम करेंगे, जो भी हमारा लोन या एनपीए होगा वो हम सीधा बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिना सोचे समझे ये लोन पास करने वाली बात आ जाएगी कि किसी को भी ये लोन उठा करके देना चालू कर देंगे। जैसे कि मैं मानता हूँ कि टाइटन की शॉप है, उसके मैनेजर ने आपको बोला कि भाई आपको सेल करना है, आपको इस साल कम से कम 100 करोड़ की सेलिंग करनी है, आप मैनेजर हो, ठीक है, आपको बोला है, आपके जो बॉस हैं उन्होंने बोला है कि इस साल आपको कम से कम 100 करोड़ की सेलिंग करनी है। तो आप क्या करोगे अपना 100 करोड़ पूरा करने के लिए? पर उन्होंने ये भी आपको बोल दिया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 50 करोड़ या 10-20 करोड़ अगर आपका एनपीए भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैनेजर क्या करेगा, बिना सोचे समझे वो लोन देना चालू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि बैड बैंक नाम की सर्विस अवेलेबल है हमारे यहाँ, कि अगर मान लो चलो 90 करोड़ के सेलिंग के पैसे आ गए, 10 करोड़ के नहीं है, तो ये 10 करोड़ चला जाएगा बैड बैंक के पास, बैड बैंक उसको 8 करोड़ तो दे ही देगा, बचा 2 करोड़ बैड बैंक अपना रिकवर करेगा। तो ये जो कंसेप्ट है गाइज, ये पेपर में तो हमको देखने में बहुत ईजी लगता है कि यार ऐसा है वैसा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है कि हम अगर इस तरह से लोन देने लग जाएंगे तो हमारी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने किस बेसिस पे लोन दिया है ये कारण जानना भी बहुत
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप गाइस कि, और सेकंड चीज़ गाइस कि ये जो बैड बैंक है, आईबीए ने क्या बोला है कि आपको 10,000 करोड़ का जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, वो आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल्ली जो प्रोवाइडेड किया जाएगा कि आप 10,000 करोड़ से आप बैड बैंक की स्टैब्लिशमेंट करो। अब ये गाइस 10,000 करोड़ रुपए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा जाता है, उसके पास बीओबी अगर जाता है बैड बैंक के पास और बोलता है कि आप इस टाइम मान लो चलो मेरे 300 करोड़ है, 300 करोड़ मेरे एनपीए है, तो आप ले, तो उसके बदले में वो बैड बैंक 100 करोड़ या 200 करोड़ जो भी अमाउंट उसकी बनती है वो उसको देना तो पड़ेगा ना बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो इस बेसिस पे 10,000 करोड़ के जो लोन्स, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे ये प्रपोज रखा गया है कि आप 10,000 करोड़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो करिए और बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कीजिए। ये जो रिपोर्ट है गाइस, ये फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई दोनों लोग के पास गई है कि आप इस पर विचार विमर्श करें और आगे देखा जाएगा कि भाई हमें बैड बैंक डालना है, बनाना है कि नहीं बनाना है। आई होप गाइस कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैड बैंक क्या होता है और आईबीए ने क्यों ये प्रपोजल रखा है, इसके पॉज एंड कॉन्स दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।